एक रहस्यमयी गांव जहां हर मंगलवार की रात मौत का खेल खेला जाता है, एक के बाद एक खौफनाक मौतें। कोई इसे डायन का प्रकोप बताता है तो कोई देवी का श्राप। वहीं पुलिस का मानना है कि यह किसी शातिर दिमाग का मास्टर प्लान है। गांव में रात ढलते ही हाथों में जलती हुई आग और पैरों में घुंघरू बांधकर आखिर कौन दौड़ता है? वह लड़की गांव के सभी मर्दों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बना रही है? और हर मंगलवार की रात के साथ आखिर कौन सा गहरा रहस्य जुड़ा है? कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक गांव से, जहां रवि और शैलू रहते हैं। उनका पूरा दिन शरारतों में और देवी महालक्ष्मी के मंदिर में मस्ती करते हुए बीतता है। रवि शैलू को बेहद पसंद करता है और उसकी हर अच्छी बुरी चीज का पूरा ख्याल रखता है। 2 दिन पहले शैलू का काजल खत्म हो गया था, इसलिए रवि ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसके लिए काजल बनाया। उसी दिन जब वे घर लौट रहे थे, तभी शैलू की नजर कुएं में डूबते हुए एक कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। उसे तड़पता देख रवि ने अपनी परवाह किए बिना उस बेजुबान पिल्ले की जान बचा ली। उस दिन के बाद से शैलू उस पिल्ले को हमेशा अपने साथ ही रखने लगी। शैलू अपनी नानी के साथ रहती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और पिता ने दूसरी शादी कर ली है। पिता ने साफ कह दिया है कि शैलू की माँ के नाम पर जो 3 एकड़ जमीन है, जब तक वह उसके नाम नहीं की जाती तब तक वह शैलू की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। लेकिन नानी उसका लालच और इसका अंजाम अच्छी तरह जानती है। उसे पता है कि यही जमीन शैलू के बड़े होने पर उसके भविष्य को सुरक्षित करेगी। इस तरह बचपन से ही माता पिता के प्यार के बजाय शैलू केवल उनका तिरस्कार सहते हुए बड़ी हो रही है। एक दिन मंदिर के पास रवि को बुरी तरह पीटकर काम के लिए दुकान पर भेज दिया जाता है। तब रवि के पिता शैलू के पास आकर बड़ी अजीब नियत से कहते हैं कि घर क्यों नहीं आती? क्या रवि ना हो तो आना नहीं होता? लेकिन याद रहे, कल जरूर आना। इसी तरह खौफ और मुश्किलों के बीच कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शैलू को पहली बार पीरियड्स आते हैं। घबराई हुई नानी तुरंत शैलू के पिता के घर फोन करती है, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उनका साफ कहना था कि वे उस घर में तभी कदम रखेंगे जब जमीन उनके नाम हो जाएगी। एक तरफ अपनों की बेरुखी और दूसरी तरफ एक औरत होने के पहले दर्द का एहसास। शैलू अंदर से डर गई थी। नानी ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि एक औरत का जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। एक रात गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर शैलू घबराकर उठी। उसने देखा कि गांव वाले रवि के घर के सामने जमा हैं और पूरा घर धू धू कर जल रहा है। इस भयानक आग में रवि और उसका पिता दोनों ही जिंदा जलकर राख हो गए। इस दर्दनाक हादसे ने शैलू की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। इस दुनिया में एक वही था जिसे वह अपना समझती थी और आज वह भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद समय का पहिया घूमता है और 10 साल बीत जाते हैं। मंगलवार की आधी रात, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है। सन्नाटे को चीरते हुए गांव की सुनसान गलियों में एक कुत्ता बदहवाश भाग रहा है और उसके ठीक पीछे आ रही है एक रहस्यमयी औरत। उसके पैरों में बंधे घुंघरुओं की छम छम पूरे माहौल को खौफनाक बना रही है। उसके सिर पर और दोनों हाथों के मटकों में धधकती हुई आग जल रही है और फिर धीरे धीरे वह रहस्यमयी औरत उसी घने अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते हैं। मिलन काका अपनी बीड़ी सुलगाते हुए चौराहे की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक घर की दीवार पर पड़ी और वे हैरान होकर वहीं रुक गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। 2 से 3 और 3 से 30 लोग जमा हो गए। अय्याश राजू के पीछे बैठकर जा रही अंधी पुली भी भीड़ देखकर वहीं रुक गई। तभी डेनियल ग्वाला वहां आता है और भीड़ से पूछता है कि अरे भाई, दीवार पर क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना नहीं आता, जरा कोई पढ़कर तो सुनाओ। राजू दीवार पर लिखी उस बात को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और हकलाते हुए पढ़ने लगता है कि बगल वाली गली के श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। उम्मीद है यह सच जानने के बाद गांव वाले उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह सुनते ही डेनियल का खून खौल उठा और वह पागलों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ा। पूरे गांव में इस सनसनीखेज खबर को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। इस खुलासे के ठीक अगले ही दिन एक खौफनाक वारदात हुई। गांव के आखिरी छोर पर केले के बागान के बीच मौजूद कुएं में श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी की लाशें तैरती हुई मिली। गांव वालों का यही अनुमान था कि कल सबके सामने अपनी असलियत और बदनामी का सच उजागर होने के बाद शर्म के मारे दोनों ने अपनी जान दे दी। घटना स्थल पर गांव की नई सब इंस्पेक्टर माया पहुंचती है और जांच शुरू करती है। अपनी आदतों से मजबूर ठरकी राजू यहाँ भी माया को घूरने से बाज नहीं आता। तभी गांव का इकलौता फोटोग्राफर बासु वहां पहुंचता है। उन दोनों लाशों को देखकर उसका खून सूख जाता है। माया तुरंत आदेश देती है कि इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, लेकिन गांव वाले उसका विरोध करने लगते हैं। उनका कहना था कि पुलिसिया कार्यवाही गांव के नियमों और रिवाजों के खिलाफ है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में जो भी फैसला लेना है वह सिर्फ जमींदार बाबू ही लेंगे। इस गांव में जमींदार प्रकाश का हुक्म पत्थर की लकीर माना जाता है। हर कोई उनकी बात मानता है। प्रकाश स्वभाव से बेहद गुस्सैल और नास्तिक है, लेकिन उसूलों का पक्का और ईमानदार भी। उसका अपने पिता के साथ अजीब सा रिश्ता है। हर सुबह वह अपने मृत पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर आशीर्वाद जरूर लेता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उस तस्वीर पर जूते मारने से भी नहीं चूकता। इसकी वजह यह है कि उसके अय्याश और चरित्रहीन पिता ने उसकी मां को धोखा दिया था और दूसरी औरतों के पीछे अपना सारा पैसा और इज्जत बर्बाद कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी अपने पति के एकदम विपरीत हैं। उनका स्वभाव बेहद शांत है और वे दिन भर पूजा पाठ में मग्न रहती हैं। पूरे
पूरे गांव के लोग उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हें साक्षात देवी का रूप मानते हैं। प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचता है और आते ही सब इंस्पेक्टर माया को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि किसी भी कीमत पर इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा। यह मेरा गाँव है और यहाँ मेरा फैसला ही आखिरी फैसला है। मजबूरन माया को पीछे हटना पड़ता है। प्रकाश के आदेशानुसार डेनियल की पत्नी को ताबूत में रखकर दफना दिया जाता है और श्यामला के पति का श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग श्मशान से चले जाते हैं, तब वहां चीता की लपटों के पास एक नकाबपोश रहस्यमयी व्यक्ति को खड़ा देखा जाता है, जो खामोशी से जलती हुई चिता को घूर रहा होता है। गांव में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन ठरकी राजू की नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। मुनिस्वामी अपनी पत्नी सूरी को छोड़कर कुवैत में काम करता है और राजू इस अकेलेपन का फायदा उठाने से बाज नहीं आता। खैर, इन सब के बीच गांव के एक और अहम व्यक्ति से आपका परिचय करवाता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर विजय। शादी के बाद अपनी बेटी को खोने के गहरे सदमे और दुख की वजह से उन्होंने शहर की जिंदगी छोड़ दी और अब इस गांव में लौट आए हैं। इधर रमन नाम का एक लड़का गुर्जा के घर निमंत्रण देने जाता है, क्योंकि अगले दिन गोविंद राजू के घर एक बड़ा कार्यक्रम है। इत्तेफाक से उस वक्त गुर्जा घर पर नहीं होता, तो रमन इस मौके का फायदा उठाकर गुर्जा की बहन से मिलने और बात करने की कोशिश करता है। गुर्जा को रमन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह हमेशा रमन पर कड़ी नजर रखता है। अगले दिन गोविंद राजू के घर बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम शुरू होता है। पूरा का पूरा गांव आमंत्रित है, लेकिन इस जश्न और चहल पहल के बीच भी लोगों की जुबान पर बस एक ही कानाफूसी चल रही है कि डेनियल की पत्नी और श्यामला के पति के नाजायज रिश्तों के बारे में उस रात दीवार पर किसने लिखा था। दीवार पर लिखे उस सच को लेकर गुर्जा और बासु के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे एक बड़े और भयानक झगड़े में बदलते देर नहीं लगी। इन सब बवाल और झमेलों से दूर गांव के पुजारी देवी की पूजा और मेले की तैयारियों में मग्न है। इस गांव में हर मंगलवार की रात देवी की बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती है, क्योंकि मंगलवार को देवी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। लेकिन इस साल मेले के लिए पैसों की कमी पड़ गई। पुजारी हिम्मत जुटाकर जब जमींदार प्रकाश के पास चंदा मांगने गए, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। नास्तिक प्रकाश ने साफ कह दिया कि पूजा के नाम पर वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हालांकि प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी ने पुजारी को खाली हाथ नहीं लौटने दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी तरफ से पैसे दिए, बल्कि यह भी आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर वह आगे भी उनकी मदद करेंगी। उसी दिन दोपहर के समय जब सब इंस्पेक्टर माया अपनी गाड़ी से जांच के लिए गांव जा रही थी, तो उसकी नजर केले के बागान की तरफ गई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे बागान के बीचों बीच वही नकाबपोश रहस्यमयी आदमी खड़ा उसे घूर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने झटके से गाड़ी रोकी और वहां जाकर देखा, तो वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। मंगलवार की रात पूरा गांव देवी की पूजा और मेले की चकाचौंध में सजा हुआ था। लेकिन उसी आधी रात को अंधेरी गलियों में वह कुत्ता फिर से दिखाई देता है। वह पागलों की तरह उसी रहस्यमयी औरत की तरफ भाग रहा था। उस औरत के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छम छम की डरावनी आवाज एक बार फिर गांव की हवाओं में गूंजने लगी। अगली सुबह होते ही गांव में फिर से खौफ और सनसनी फैल गई। गांव की एक दीवार पर किसी ने फिर से कुछ लिख दिया था। इस बार लिखा था कि मंदिर वाली गली के मिल्ली कृष्ण के साथ सूरी की पत्नी मणि के नाजायज रिश्ते हैं। उम्मीद है गांव वाले यह सच जानने के बाद उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह खबर आग की तरह फैली और इसके बाद ठीक वही हुआ जिसका सबको डर था। केले के बागान के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ पर मिल्ली कृष्ण और मणि दोनों की लाशें फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। सब इंस्पेक्टर माया का शक सीधा गुर्जा पर जाता है, क्योंकि मिल्ली कृष्ण और श्यामला का पति दोनों ही गुर्जा के करीबी दोस्त थे। शक के घेरे से फोटोग्राफर बासु भी नहीं बच पाया, क्योंकि एक दिन पहले ही कार्यक्रम में बासु की भी हाथापाई हुई थी। तभी जमींदार प्रकाश एक बार फिर अपने रौब के साथ घटना स्थल पर पहुंचता है। लेकिन इस बार माया पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने प्रकाश को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि इस बार लाशें हर हाल में पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी, क्योंकि भले ही ये आत्महत्या लग रही हो, लेकिन इनके पीछे कोई बहुत गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा है। माया को पूरा यकीन था कि यह सब गांव का ही कोई इंसान कर रहा है, वरना लगातार दो घरों के इतने गहरे और गुप्त राज किसी बाहरी इंसान को कैसे पता चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में गूंज रहा था कि आखिर कौन है जो इन नाजायज रिश्तों का सच पूरे गांव के सामने उजागर कर रहा है, और क्यों इन लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और तो और एक और खौफनाक बात सामने आती है। डेनियल की पत्नी की लाश उसके ताबूत से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। इसलिए अब पुलिस के पास इन दोनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सच तक पहुंचने का इकलौता रास्ता बची थी। दूसरी तरफ पूरे गांव में दहशत का ऐसा साया मंडराने लगा कि लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगे। खौफ इतना था कि हर कोई अपने ही पड़ोसियों को कातिल समझने लगा था, क्योंकि पुलिस के लिए हर किसी के घर में घुसकर यह पूछना तो मुमकिन नहीं था कि कौन किसके साथ नाजायज रिश्ते में है। तभी दहशत से भरे इस माहौल में गांव का पुजारी एक बहुत ही खौफनाक अतीत याद करते हुए बताता है कि जमींदार प्रकाश के दादाजी के जमाने में भी गांव में बिल्कुल इसी तरह रहस्यमयी ढंग से लोग मारे जा रहे थे। पुजारी ने अतीत के पन्ने पलटते हुए कांपती आवाज में बताया कि उस वक्त गांव में एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया गया था
और देवी महालक्ष्मी की रौद्र रूप वाली मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई थी। उसके बाद जाकर ही उन मौतों का खौफनाक सिलसिला थमा था। और अब ठीक वैसे ही गांव में सारी मौतें सिर्फ मंगलवार की रात को ही हो रही हैं, उसी दिन जब देवी की विशेष पूजा होती है। इसलिए अब गांव वालों को यकीन हो गया है कि बिना महायज्ञ किए इस तबाही को रोकना नामुमकिन है। चूंकि अगला दिन मंगलवार था, इसलिए यह फैसला लिया गया कि अगले 2 रातों तक पूरे गांव में कड़ी पहरेदारी की जाएगी। तभी बीच में एक कांस्टेबल आकर बात काटता है, जिससे गांव वालों के शक की सुई सीधे सब इंस्पेक्टर माया की तरफ घूम जाती है। उनके मन में सवाल उठने लगता है कि गांव में इस नई एसआई के कदम रखते ही ये रहस्यमयी मौतें क्यों शुरू हो गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद ऑफिसर माया ही किसी साजिश के तहत ये सब करवा रही हो। खैर, गांव में ढिंढोरा पीटने की जिम्मेदारी पुली को दी गई। उसने ढोल पीट पीट कर पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि हर मंगलवार की रात मौत उसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जो नाजायज रिश्तों के दलदल में फंसा है। रात का साया ढलते ही पहरेदारी जोरों पर शुरू हो गई। गांव के अंदर की निगरानी का जिम्मा गुर्जा ने संभाला और बासु अपनी गाड़ी से गांव की सीमाओं पर गश्त लगाने निकल पड़ा। जैसे जैसे रात का अंधेरा और खौफनाक होता गया, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ती हुई वह रहस्यमयी औरत एक बार फिर नजर आई। दूसरी तरफ केले के बागान के रास्ते एक अजनबी इंसान को शॉल ओढ़े हुए गांव में चुपके से घुसते देख गुर्जा और उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह इंसान किसी साये की तरह गायब हो गया। उसे न पाकर वे लोग 3 अलग अलग टोलियों में बंट गए और चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश शुरू कर दी। ठीक उसी वक्त रात की आखिरी बस से डॉक्टर विजय गाँव लौटते हैं। हाथ में टॉर्च लिए वह खामोशी से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वह केले के बागान के पास पहुंचते हैं, उनके कानों में किसी लड़की के रोने की दर्दनाक और सिसकती हुई आवाज गूंजती है। वह आवाज सुनकर डॉक्टर विजय के कदम वहीं जम गए और एक ही झटके में उनकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ गई। इतनी रात गए गांव की किसी लड़की का इस तरफ आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी डॉक्टर विजय ने हिम्मत जुटाई और उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए सीधे केले के बागान के अंदर घुस गए। उधर दूसरी तरफ गुर्जा और उसके आदमियों ने उस शॉल ओढ़े अजनबी को ढूंढ निकाला और उसका पीछा करने लगे। भागते हुए उस आदमी पर गुर्जा ने सटीक निशाना साधकर अपना भाला फेंका, जो सीधा उस आदमी के शॉल को चीरता हुआ निकला। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी नदी में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। जैसे ही उसके चेहरे से शॉल हटाया जाता है, सब चौंक जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उनका जाना पहचाना लड़का रमन था। इधर डॉक्टर विजय उस रोने की आवाज के सहारे जैसे ही बागान के बीचों बीच कुएं के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक लड़की की रूह बैठी है। उस लड़की ने डॉक्टर विजय की तरफ देखा, एक खौफनाक चीख मारी और सीधे उस गहरे कुएं में छलांग लगा दी। दहशत और हैरानी से बुत बने विजय के मुंह से कांपते हुए सिर्फ एक ही नाम निकला, शैलू। और इसी खौफनाक मंजर के साथ कहानी 18 महीने पीछे चली जाती है। छोटी सी शैलू अब बड़ी हो चुकी है। वह अभी भी अपनी नानी के साथ ही रहती है और उसके साथ है उसका बचपन का वो कुत्ता जिसे उसने कुएं में डूबने से बचाया था, जिसका नाम उसने प्यार से राजा रखा है। कॉलेज में पढ़ने वाली खूबसूरत और होशियार शैलू को अपने इंग्लिश टीचर शिवा से प्यार हो गया है। शिवा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि शैलू बहुत पहले ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। क्लास में शेक्सपियर की रोमांटिक कहानियां पढ़ाते पढ़ाते कब वे दोनों असल जिंदगी के रोमियो जूलियट बन गए, उन्हें खुद पता नहीं चला। पहली नजर में ही शैलू उस पर अपना दिल हार बैठी थी। लंबे समय तक उनका यह प्यार भरा रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा। फिर एक दिन शिवा के जन्मदिन पर शैलू अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाकर लाती है। खीर खिलाते वक्त जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, तो शैलू घबरा जाती है और वहां से बाहर भाग खड़ी होती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद को रोक नहीं पाती और वापस शिवा के पास लौट आती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उस भीगती बारिश में दोनों जिस्म एक दूसरे की पनाह में सुकून ढूंढने लगते हैं। बिस्तर की खामोश गर्माहट उनके प्यार भरे स्पर्श में घुल जाती है और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं। इस तरह उन दोनों के रिश्ते की गहराई और भी बढ़ जाती है। प्यार और रोमांस में डूबे हुए ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, लेकिन तभी अचानक शिवा कई दिनों तक कॉलेज में क्लास लेने नहीं आता। जिस दिन शिवा वापस कॉलेज आया, शैलू का दिल दर्द से टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि शिवा अकेला नहीं लौटा था, बल्कि अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर आया था। खबर मिली कि उसका तबादला हो गया है और वह हमेशा के लिए दूसरे कॉलेज जा रहा है। जाने से पहले बारिश में पूरी तरह भीगी हुई और सदमे में खड़ी शैलू के पास शिवा आया और बड़ी ही बेरहमी से ताना मारते हुए बोला कि शेक्सपियर की कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोज पढ़ा जाए तो इंसान बोर हो जाता है, इसलिए मौका मिलने पर उन्हें बस एक बार मजे के लिए पढ़ना चाहिए और फिर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मेरे लिए तुम बिल्कुल उसी कविता की तरह थी। यह कहकर शिवा अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। शैलू बीच सड़क पर खड़ी खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी
जिंदगी में पहली बार उसने किसी को इतनी शिद्दत से चाहा था और उसी इंसान ने उसके प्यार का ऐसा भयानक मजाक उड़ाया। शैलू किसी तरह अपने टूटे हुए दिल और आंसुओं को संभालकर घर लौटी, लेकिन वहां किस्मत उसका एक और कड़ा इम्तिहान ले रही थी। उसने देखा कि उसे बेइंतहा प्यार करने वाली उसकी इकलौती नानी भी हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी हैं। महज चंद घंटों के अंदर शैलू की हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। इतने सालों बाद भी उसके माता पिता का रवैया नहीं बदला था। उन्होंने नानी के अंतिम संस्कार में आने तक की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपना वही पुराना रटा रटाया लालची फरमान सुना दिया कि जब तक जमीन हमारे नाम नहीं करोगी हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अपनों का यह लालच और लगातार मिलता तिरस्कार अब शैलू की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। गुस्से और दर्द में तड़पती शैलू ने पूरे गांव के सामने जमीन के कागजात अपने लालची पिता के मुंह पर दे मारे और उन्हें घर से निकाल दिया। बदले में उसे अपने ही पिता से सिर्फ बद्दुआएं और गालियां मिली। अब इस बड़ी सी दुनिया में उसका अपना कहने वाला सिर्फ उसका कुत्ता ही बचा था। शैलू ने खाना पीना सब छोड़ दिया और दिनों दिन बीमार और बेसुध सी रहने लगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद शैलू के अंदर एक बहुत ही अजीब, विचलित करने वाला और खौफनाक बदलाव आने लगा। वह गांव के अलग अलग मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी, एक के बाद एक अनगिनत मर्द, चाहे वह काम करने की जगह हो या राह चलता कोई अजनबी। यह उसके शरीर की कोई अनियंत्रित भूख थी या टूटे हुए मन का कोई अजीब सा रोग। शैलू इस भयानक द्वंद्व में बुरी तरह फंस चुकी थी। वह यह सब क्यों कर रही थी, इसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह सच में शेक्सपियर की कोई लावारिस और इस्तेमाल की हुई कविता बनकर रह गई हो। धीरे धीरे गांव के अधेड़ उम्र से लेकर बूढ़ों तक हर मर्द की हवस भरी गंदी नजरें शैलू को घूरने लगी। पूरे गांव में उसके नाम की कानाफूसी और बदनामी की आग फैलती जा रही थी। एक दिन बस से घर लौटते समय भीड़ में एक अनजान आदमी के सिर्फ छूने भर से ही शैलू के अंदर की वह अजीब सी बेचैनी और तलब फिर से बेकाबू होने लगी। अपनी उस असहनीय तलब को रोकने और खुद को किसी तरह शांत रखने के लिए कलाई पर लगातार रबर बैंड खींचकर खुद को चोट पहुंचाने लगी, ताकि उस शारीरिक दर्द से उसकी वो मानसिक बेचैनी दब सके। यह सिलसिला दिन ब दिन इतना बढ़ता गया कि एक दिन गोदाम के मालिक ने अपने 4 दोस्तों को शैलू का फायदा उठाने के लिए बुला लिया। लेकिन जब शैलू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और धक्के मारकर काम से निकाल दिया। इस भारी अपमान को शैलू सह नहीं पाई। उसने सोचा कि वह अपनी जान दे दे, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर अचानक एक दिन उसने गांव के बिट्टू नाम के एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वह उसे बेंत से बुरी तरह पीटे। दरअसल शैलू अपने अंदर की उस अजीब सी शारीरिक तलब को दर्द के जरिए दबाने की कोशिश कर रही थी। बिट्टू को इसके पीछे का असल मकसद कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। इस तरह हर दिन बेतहाशा दर्द सहने के बावजूद वह अपनी इस अजीब सी बीमारी और तलब के आगे हार जाती थी और अनियंत्रित होकर एक के बाद एक संबंध बनाती रही। गांव का हर आदमी उसकी इस लाचारी का फायदा उठाने लगा। शैलू का खुद के शरीर और दिमाग पर अब कोई काबू नहीं रहा था। एक रात जब वह घर लौट रही थी तो कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। अपनी आबरू बचाने के लिए उसने किसी तरह जंगल के बीच बने एक सुनसान घर में छुपकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस तरह की बातें बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। आखिरकार यह खबर गाँव के जमींदार प्रकाश के कानों तक पहुंच ही गई। वह हमेशा से इन सब चीजों के सख्त खिलाफ था, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि शैलू को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। उस दिन शैलू अपनी मां की साड़ी पहनकर शायद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे वह मौका ही नहीं मिला। उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए जमींदार की हवेली तक लाया गया। गांव के कई मर्दों के साथ संबंध बनाने के जुर्म में प्रकाश ने बिना कोई रहम दिखाए उसे गांव से बाहर निकाल फेंकने का फरमान सुना दिया। बीच सड़क पर शैलू को बालों से खींचते हुए जानवरों की तरह गांव से बाहर निकाला जाने लगा। जिसके हाथ में जो आया, पत्थर, लाठी, डंडे सबने उस पर बरसाए। उन्होंने मार मार कर शैलू का शरीर और उसकी रूह दोनों को छलनी कर दिया। वह सबके सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर गिड़गिड़ाती रही, दया की भीख मांगती रही। लेकिन उस पत्थर दिल भीड़ में किसी ने उस बेबस लड़की पर जरा सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इस दिल दहला देने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद गांव में खबर फैली कि शैलू ने केले के बागान वाले उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। सभी लोग घटना स्थल पर पहुंचे और उसकी लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। लेकिन नफरत इस कदर थी कि कोई भी उसकी अर्थी को श्मशान ले जाने के लिए आगे नहीं आया। इसी दर्दनाक सच के साथ कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस वर्तमान समय में लौट आती है। पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए रमन से जब पूछताछ की गई तो यह बात साफ हो गई कि गांव में हो रही हत्याएं उसने नहीं की हैं। असल में वह गुर्जा की बहन से प्यार करता था और उसे अच्छी तरह पता था कि गुर्जा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। इसलिए वह जानबूझकर दीवार पर उन दोनों का नाम लिखने गया था ताकि बदनामी के डर से गुर्जा खुद ही अपनी बहन की शादी उससे करवा दे। उधर सब इंस्पेक्टर माया गहरे असमंजस में पड़ गई, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसने पुलिस को पूरी तरह
उलझा दिया था और रहस्यों का एक नया मायाजाल बुन दिया था। दूसरी तरफ केले के बागान में डॉक्टर विजय द्वारा शैलू की रूह को देखे जाने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रमन के निर्दोष साबित होने के बाद अब कातिल की तलाश और तेज हो गई। इसलिए अगले हफ्ते सोमवार की रात को ही गुर्जा अपने पूरे दलबल के साथ पहरेदारी के लिए निकल पड़ा। उसका मकसद साफ था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, उस कातिल को हर हाल में पकड़ना है। रात की हवाओं में जलती हुई मशालों की तपिश और दहशत घुली हुई थी। आज फिर से वही रहस्यमयी औरत अपने घुंघरुओं की डरावनी छम छम के साथ दौड़ रही थी। किसी अनजाने खौफ के साये में सब इंस्पेक्टर माया भी चैन की सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वह भी अपनी जीप लेकर रात के अंधेरे में गांव की तरफ निकल पड़ी। इधर केले के बागान से घुंघरुओं की सिहरन पैदा करने वाली आवाज सुनकर पहरेदारी कर रहे एक बूढ़े आदमी की हालत खराब हो गई। अचानक जब उसने पेड़ के ऊपर देवी महालक्ष्मी का खौफनाक रौद्र रूप देखा तो उसकी रूह कांप गई और वह चीखता हुआ गांव की तरफ भागा। तभी उस दौड़ती हुई रहस्यमयी औरत का भी सच सबके सामने आ जाता है। वह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि गांव की ही एक आम औरत थी जो मंदिर में पूजा पाठ करती थी। असल में गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुजारी के कहने पर ही वह चुपचाप हर मंगलवार की रात देवी माँ के नाम का जलता हुआ मटका लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाती थी। लेकिन गांव में तो अब एक नई ही दहशत फैल चुकी थी। उस बूढ़े आदमी के चीखने के बाद लोगों को लगने लगा कि गांव में हो रही इन सभी मौतों के पीछे देवी महालक्ष्मी का क्रोध ही है। तभी अचानक गांव के आखिरी छोर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई कि दीवार पर किसी ने फिर से कुछ लिख दिया है। सब लोग अपनी मशालें लेकर उस तरफ दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां डेनियल अकेला खड़ा है। घबराए हुए डेनियल ने बताया कि वह भी किसी की पुकार सुनकर ही यहाँ आया है। यह सुनते ही गुर्जा का दिमाग ठनका। वह समझ गया कि यह किसी की सोची समझी चाल है। किसी ने जानबूझकर उन सबको भटकाकर गांव से बाहर इस सुनसान जगह पर इकट्ठा किया है। इसका मतलब था कि गांव के अंदर इस वक्त मौत का कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी घने अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विजय था। वह अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता सब इंस्पेक्टर माया वहां पहुंच गई और उसने डॉक्टर विजय को रंगे हाथों पकड़ लिया। असल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद माया का पहला शक डॉक्टर विजय पर ही गया था, क्योंकि विजय यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गांव वाले किसी भी कीमत पर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने बड़ी आसानी से उन सभी को नशे की हेवी डोज देकर मौत के घाट उतार दिया था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर विजय ने वहां से भागने की कोशिश की। माया और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन तभी मौका देखकर विजय ने माया की गर्दन में एक नशीला इंजेक्शन घोंप दिया और उसे बंदी बना लिया। दूसरी तरफ गांव के बाहर गश्त लगा रहा बासु जंगल के अंदर से आ रही किसी की आवाज सुनकर अकेला ही उस घने जंगल में घुस गया। लेकिन कहानी यहाँ से एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। कुछ घंटों बाद जब माया को होश आया तो उसने खुद को बंदी पाया। उसने विजय से पूछा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? आखिर किसके लिए तुम इतने लोगों की जान ले रहे हो? विजय की तरफ से बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज में सिर्फ एक नाम गूंजा, शैलू। यह नाम सुनकर माया को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब से वह गांव आई थी उसने विजय और शैलू के बीच चल रहे तथाकथित नाजायज रिश्ते की कानाफूसी सुन रखी थी। माया को लगा कि शैलू को गांव से बेइज्जत करके निकाले जाने का बदला ही विजय इस खूनी खेल के जरिए ले रहा है। लेकिन जैसे ही माया ने यह बात कही, विजय का खून खौल उठा। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। अगर शैलू के बारे में एक और गंदा लफ्ज निकाला तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। जो आंखों के सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। विजय ने माया को बताया कि गाँव में हो रही मौतों के पीछे यकीनन उसी का हाथ है, और केले के बागान में शैलू के भूत को देखे जाने की जो कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैली है, असल में उसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा है। इसी के साथ कहानी एक बार फिर कुछ महीने पीछे जाती है। उस रात जब कुछ गुंडों ने शैलू का पीछा किया था तो उनसे अपनी आबरू बचाकर भागते भागते शैलू जंगल के बाहर आकर बेहोश हो गई थी। खुशकिस्मती से उसी वक्त डॉक्टर विजय शहर से वापस लौट रहा था। उसने जंगल के किनारे शैलू को बेसुध हालत में देखा और उसे वहां से सुरक्षित बचा लाया। जब शैलू को होश आया तो वह इतनी टूट चुकी थी कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसे किसी तरह शांत किया। जब विजय ने उससे उसकी पूरी आपबीती सुनी तो एक डॉक्टर होने के नाते उसके दिमाग में कुछ शक पैदा हुआ। उसने तुरंत शैलू के खून का सैंपल लिया और उसे शहर की एक बड़ी लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। फिर जब उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें एक ऐसा सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में शैलू का चरित्र खराब नहीं था, बल्कि वह एक बेहद दुर्लभ और गंभीर बीमारी की शिकार थी। इस बीमारी में इंसान का शरीर सामान्य से 10 गुना ज्यादा हार्मोन्स बनाने लगता है, जिससे शारीरिक जरूरतें बेकाबू और असंभव हद तक बढ़ जाती हैं। बीमारी के आखिरी चरण में यह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। दिमाग और शरीर एक दूसरे के विपरीत काम करने लगते हैं। इसी वजह से मरीज अनकॉन्शियस हालत में कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना बैठता है। यह खौफनाक बीमारी अक्सर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो बचपन से ही किसी गहरे सदमे, अकेलेपन, भारी मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन से गुजरे हों, ठीक शैलू की तरह। जब इस बीमारी के मरीज को यह एहसास होता है कि उसका खुद के शरीर पर कोई काबू नहीं रहा तो
वह या तो अपनी जान दे देता है या फिर खुद को भयानक दर्द देकर होश में रहने की तड़पती हुई कोशिश करता है। इसी वजह से शैलू लगातार अपने हाथ पर रबर बैंड खींचकर खुद को चोट पहुंचाती थी और बिट्टू को बुलाकर खुद को बेंत से बेरहमी से पिटवाती थी। वह कोई पागल नहीं थी, बल्कि शारीरिक दर्द के जरिए अपने बेकाबू होते जिस्म और दिमाग को काबू में रखने की जंग लड़ रही थी। विजय ने नम आंखों से माया को बताया कि मेडिकल साइंस में इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। ऐसे मरीजों को सिर्फ प्यार और मानसिक सहारे से ही बचाया जा सकता है। 4 साल पहले डॉक्टर विजय की अपनी सगी बेटी ने ससुराल वालों से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। विजय उसे बचा नहीं पाया था और इस बात के लिए वह हर दिन घुट घुट कर खुद को कोसता था। तभी किस्मत ने शैलू को उसके सामने ला खड़ा किया। विजय को शैलू में अपनी मरी हुई बेटी नजर आई। जिंदगी से मिले इस दूसरे मौके को विजय ने नहीं गवाया और उसने शैलू को अपनी बेटी की तरह पालना और संभालना शुरू कर दिया। लेकिन इस जाहिल गांव वालों की गंदी सोच ने एक बेबस बेटी और एक लाचार पिता के इस पवित्र रिश्ते को भी नाजायज संबंध का नाम दे दिया। विजय समझ चुका था कि अपने भविष्य और इस बीमारी के डर से शैलू खुद को तिल तिल कर खत्म कर रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त घने अंधेरे में डूबी शैलू की जिंदगी में कोई एक उम्मीद की किरण बनकर आया। एक ऐसा इंसान जिसने शैलू का हाथ थामा। इसी खुलासे के साथ कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस वर्तमान समय में लौट आती है। घने और खौफनाक जंगल में बासु के सामने वही नकाबपोश रहस्यमयी आदमी खड़ा है। बिना एक पल गवाए वह पूरी फुर्ती और दरिंदगी के साथ बासु को जान से मारने के लिए उस पर झपट पड़ता है। लेकिन बासु भी हार मानने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच एक भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते बासु उस नकाबपोश आदमी पर चाकू से जोरदार वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही बासु सच जानने के लिए उस आदमी के चेहरे से नकाब नोचता है, अचानक अंधेरे को चीरता हुआ शैलू का कुत्ता खूंखार तरीके से बासु के ऊपर छलांग लगा देता है। राजा के इस अचानक हुए हमले से बासु पल भर के लिए अपना संतुलन खो बैठता है। तभी अचानक वह नकाबपोश आदमी अंधेरे को चीरता हुआ हवा में छलांग लगाता है और एक ही झटके में अपना त्रिशूल बासु के सीने के आर पार कर देता है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी मंजर के साथ ही दूसरी तरफ डॉक्टर विजय माया के सामने उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाता है। शैलू की जिंदगी में आई वो उम्मीद की किरण कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त रवि था और वही इस वक्त नकाब के पीछे छुपकर बासु को मौत के घाट उतारकर अपना इंतकाम ले रहा है। जब रवि सालों बाद पहली बार शैलू के सामने आया था तो शैलू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था कि रवि जिंदा है, क्योंकि पूरे गांव को तो यही पता था कि उस रात की भयानक आग में रवि और उसका पिता जलकर राख हो गए थे। तो फिर उस रात असल में हुआ क्या था? कहानी फिर से एक दर्दनाक फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन जब रवि के शराबी पिता ने बुरी नीयत से शैलू को अपने घर बुलाया था तो उसने शैलू के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी। असल में वह नीच इंसान पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन शैलू तब इतनी छोटी और मासूम थी कि उसे इन सब बातों का मतलब ही समझ नहीं आता था। लेकिन उस दिन रवि ने अपने बाप को इस हैवानियत को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से पागल हुए रवि ने अपने ही बाप को जान से मार डाला, पूरे घर में आग लगा दी और वहां से भाग निकला। उस भयानक आग में रवि का आधा चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। भागते हुए उसे देवी के मंदिर के बाहर एक नकाब पड़ा मिला। उसने उस नकाब को पहन लिया और फिर वही नकाब उसकी नई पहचान बन गया। इस खौफनाक घटना के बाद रवि की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने जले हुए चेहरे और कातिल हाथों के साथ शैलू का सामना कर सके। इसलिए वह बिना किसी को बताए दुनिया की नजरों से गायब हो गया। पूरे गांव के लिए वह मर चुका था, लेकिन असल में वह एक साये की तरह हमेशा शैलू के आसपास भटकता रहा और हर पल उस पर नजर रखता रहा। फिर सालों बाद जब शैलू अपनी जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे और अकेलेपन से गुजर रही थी, तब रवि ने उसके सामने आकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। शैलू ने रोते हुए मना कर दिया और कहा कि उसका जिस्म अब अपवित्र हो चुका है, वह इस लायक नहीं रही। लेकिन रवि ने उसे गले लगाकर कहा कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बचपन से देखा था कि शैलू ने अपनों और इस दुनिया से कितना दर्द सहा है। रवि की नजरों में शैलू आज भी गंगा की तरह पवित्र थी। यह सुनकर डॉक्टर विजय बेहद खुश हुए। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद मंगलवार की रात देवी महालक्ष्मी के मंदिर में उन दोनों की गुपचुप शादी करवाएंगे। शादी का जोड़ा और बाकी सामान खरीदने के लिए विजय सोमवार की रात रवि को अपने साथ शहर ले गए। लेकिन जब वे अगली सुबह खुशी खुशी गाँव लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें खबर मिली कि गाँव वालों द्वारा सड़क पर घसीटे जाने और उस भयानक जिल्लत और अपमान को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से शैलू ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। इस मनहूस खबर ने पल भर में रवि के सारे हसीन सपनों को चकनाचूर कर दिया। जब निर्दयी गांव वाले शैलू की लाश को नदी में फेंकने पर आमादा थे, तब डॉक्टर विजय ने उनसे झूठ कहा कि उसने शहर की म्यूनिसिपैलिटी को खबर कर दी है और वे लोग आकर लाश को ले जाएंगे। उस दिन एक तरफ बचपन का वो प्रेमी हार गया था और दूसरी तरफ अपनी बेटी खो चुका एक पिता। दोनों ही शैलू को बचाने में नाकाम रहे थे। यह दर्दनाक दास्तान सुनकर सब इंस्पेक्टर माया ने विजय से पूछा कि अगर सच ये था तो तुमने गाँव वालों को शैलू की इस बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? कम से
कम पुलिस जांच के दौरान मुझे तो सच बता सकते थे। इस पर विजय ने समाज की एक कड़वी सच्चाई बयान करते हुए कहा कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां औरतों को पीरियड्स होने पर मंदिर या मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे जाहिल समाज और इस गांव से यह उम्मीद करना कि वे शैलू की इस अजीब और जटिल बीमारी को समझेंगे, यह सोचना ही सबसे बड़ा मजाक है। माया ने पलटकर कहा कि इसका मतलब यह तो नहीं कि शैलू ने अपनी जान दे दी तो तुम दोनों मिलकर पूरे गांव वालों को एक एक करके मौत के घाट उतार दोगे। तभी विजय ने एक गहरा राज खोलते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था ना कि जो आंखों के सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। शैलू ने कुएं में कूदकर जान नहीं दी थी, बल्कि उसे बेरहमी से मारा गया था। यह सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय ने आगे बताया कि गांव में अब तक जिन 4 लोगों की मौत हुई है वे चारों शैलू की मौत के गुनहगार थे, लेकिन अभी भी 2 कातिल जिंदा हैं, जिनमें से बासु को शायद अब तक रवि ने खत्म कर दिया होगा और उस आखिरी छठे कातिल को मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। हैरत में डूबी माया ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर कौन है वो छठा इंसान। और यहीं पर सामने आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट, क्योंकि वो छठा इंसान कोई और नहीं बल्कि पूरे गांव में साक्षात देवी मानी जाने वाली जमींदार की पत्नी राजेश्वरी देवी थी। डॉक्टर विजय और माया की ये सारी बातें बाहर खड़ा जमींदार प्रकाश छुपकर सुन रहा था। अपनी पत्नी का ये खौफनाक सच जानकर वह गुस्से से पागल हो गया। वह सीधा अपनी हवेली पहुंचा और जाकर राजेश्वरी की गर्दन दबोच ली। लेकिन राजेश्वरी भी कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत ही शातिर और खतरनाक थी। हाथापाई के बीच उसने अचानक एक खंजर निकाला और सीधा प्रकाश के पेट में घोंप दिया। खून से लथपथ होने के बावजूद प्रकाश ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसे किसी तरह काबू में किया और दर्द से कराहते हुए पूछा कि आखिर क्यों किया तूने ऐसा। इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ कहानी एक बार फिर अपने आखिरी और सबसे भयानक राज से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है। उस रात जब कुछ गुंडों ने शैलू का पीछा किया था तो अपनी जान बचाने के लिए वह भागकर जंगल के उसी पुराने और सुनसान घर में छुप गई थी। लेकिन वहां उसने जो देखा वह किसी सदमे से कम नहीं था। उसने साक्षात देवी मानी जाने वाली राजेश्वरी और फोटोग्राफर बासु को बेहद आपत्तिजनक और अंतरंग हालत में देख लिया था। जब राजेश्वरी को भनक लगी कि शैलू ने उनका यह गंदा राज जान लिया है तो समाज में अपनी देवी वाली झूठी इज्जत खाक में मिलने के डर से वह खौफ से भर गई। उसने तुरंत अपने 4 वफादार प्यादों को बुलाया। डैनियल की पत्नी मिल्ली कृष्ण, सूर्य की पत्नी मणि और श्यामला का पति। ये वही 4 लोग थे जो आपस में नाजायज रिश्ते बना रहे थे। राजेश्वरी ने उन चारों को आदेश दिया कि पूरे गांव में शैलू के चरित्र को लेकर इतनी गंदी अफवाहें फैलाओ कि गांव वालों के मन में उसके लिए रत्ती भर भी हमदर्दी न बचे। और तो और उसने यही जहर बड़ी चालाकी से अपने पति प्रकाश के कानों में भी भर दिया। आखिरकार राजेश्वरी की यह खौफनाक चाल कामयाब हुई। प्रकाश द्वारा शैलू को सरेआम जलील करके गांव से निकाले जाने के बाद उसी रात ये 6 लोग मिलकर बेबस शैलू को केले के बागान में ले गए। शैलू उनके पैरों में गिरकर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और अपनी जान की भीख मांगती रही। उसने कसम खाई कि वह अगली सुबह ही यह गांव हमेशा के लिए छोड़ देगी और किसी को उनका राजा नहीं बताएगी। लेकिन शैतान बन चुकी राजेश्वरी के दिल में कोई रहम नहीं था। उसके इशारे पर बासु ने शैलू का गला घोंटकर उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया, ताकि पूरे गांव को यही लगे कि जिल्लत और अपमान बर्दाश्त न कर पाने की वजह से शैलू ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसी भयानक सच के साथ कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। अब सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका था। यह घिनौना सच जानकर प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने राजेश्वरी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए छत से नीचे आंगन में फेंक दिया। फिर उसके तड़पते हुए शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए प्रकाश ने एक बेहद दमदार बात कही कि जरूरत से ज्यादा लालच इंसान के मन को मैला कर देता है और हवस इंसान के चरित्र को राख कर देती है। यह कहकर प्रकाश ने बिना एक पल सोचे राजेश्वरी को जिंदा जला दिया। ठीक उसी वक्त डॉक्टर विजय राजेश्वरी को अपने हाथों से मौत के घाट उतारने के इरादे से हवेली पहुंचता है। लेकिन आंगन में राजेश्वरी को धू धू कर जलता देख वह हैरान रह जाता है। आखिरकार शैलू की मौत के हर एक गुनहगार को उनके किए की दर्दनाक सजा मिल चुकी थी। दूसरी तरफ रवि का खूनी इंतकाम भी अब पूरा हो चुका था। जीते जी भले ही वे दोनों एक नहीं हो पाए, लेकिन अपने प्यार का बदला पूरा करने के बाद रवि भी मौत को गले लगा लेता है ताकि वह हमेशा के लिए अपनी बचपन की मोहब्बत शैलू की रूह के साथ विलीन हो सके। कहानी के बिल्कुल अंत में हम देखते हैं कि उस मनहूस कुएं की मुंडेर पर शैलू का इकलौता और वफादार कुत्ता राजा आज भी एक मूक दर्शक बनकर खामोशी से बैठा है। उसकी आंखें निर्बाक होकर बस उसी कुएं की गहराई को घूर रही हैं, जैसे आज भी उसे अपनी मालकिन के लौटने का इंतजार हो। उधर हवेली के दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर माया बुद्ध बनी खड़ी थी। जब उसने प्रकाश से राजेश्वरी के इस तरह झलकर मरने का कारण पूछा तो प्रकाश ने बड़ी ही सफाई से एक झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा कि गांव में एक के बाद एक हो रही मौतों को राजेश्वरी बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांव की शांति और
लोगों की जान बचाने के लिए उसने खुद को देवी महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दिया और अपनी बलि दे दी। इसलिए अब इस मामले में किसी जांच की कोई जरूरत नहीं है। उसी रात जब डॉक्टर विजय प्रकाश के घावों का इलाज करने के लिए हवेली आया तो उसने प्रकाश से सीधा सवाल किया कि तुमने उसे अपने हाथों से जिंदा जलाया और फिर गांव वालों के सामने उसे एक महान देवी बनाकर क्यों पेश किया। प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और बेहद संजीदगी से कहा कि यह पूरा गांव राजेश्वरी को साक्षात देवी मानता था डॉक्टर। अगर मैं उन्हें सच बता देता तो उनका वो पवित्र विश्वास हमेशा के लिए टूट जाता। और याद रखना, जब इंसान का विश्वास टूटता है तो प्यार, डर और भक्ति सब खत्म हो जाता है। बचती है तो सिर्फ मूर्खता और अराजकता। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रकाश ने अपनी तेज नजरों से विजय की आंखों में देखा और पूछा कि मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। शैलू की मौत वाले दिन तो तुम रवि के साथ शहर में थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि शैलू ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था? यह सवाल सुनते ही डॉक्टर विजय जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। और इसी हंसी के साथ सामने आता है इस फिल्म का एक और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। असल में पूरे गाँव में जिस पुली को सब अंधा समझते थे वह बिल्कुल भी अंधा नहीं था। वह बस सालों से मुफ्त का खाना और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए अंधेपन का नाटक कर रहा था। जिस रात केले के बागान में उन 6 लोगों ने मिलकर बेबस शैलू का बेरहमी से कत्ल किया था, उस रात वह अंधा पुली वहीं छुपकर सब देख रहा था। उसी ने आकर डॉक्टर विजय और रवि को शैलू की मौत का वो खौफनाक सच बताया था, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक एक गुनहगार को चुन चुन कर मारा और शैलू की मौत का बदला लिया। कुछ महीनों की शांति के बाद गांव की दीवारों पर एक बार फिर से किसी के गुप्त राज लिखे जाने लगे हैं। पूरे गांव में फिर से खौफ और दहशत का वही साया मंडराने लगा है। लेकिन इस बार कातिल कौन है? क्या डॉक्टर विजय ने उस रात केले के बागान में शैलू की जो रूह देखी थी वह सच में शैलू का भूत था? एक बात तो सच है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा गुनाह कर ले और इंसानों के बनाए कानून की आंखों में धूल झोंक दे, लेकिन प्रकृति और ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उनके किए की सजा उन्हें मिल ही जाती है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस और एक जबरदस्त ओपन एंडिंग के साथ आज की हमारी यह मास्टरपीस फिल्म मंगलवार यहीं समाप्त होती है।